Hello students, welcome back to Thermodynamics video lecture series. In this lecture, we will discuss some new topics. Myself, Vinay Tyagi, PGT Chemistry, Kendriya Vidyalaya Sangathan. So, this is lecture number 4 of Thermodynamics. Today's topics are conclusion of first law of thermodynamics. तो इसमें हम बहुत सारे कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से अप्लाई करके देखेंगे कि उसमें क्या क्या कंक्लूजन निकलते हैं. सेकंड टॉपिक इज एंथैल्पी. Next is relation between delta U and delta S, that is the change in internal energy and change in enthalpy. Last one is some numerical problems. Let's start. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो इसकी इक्वेशन होती है डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, उसको हम अप्लाई करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए. तो किनको कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस? दोज प्रोसेस विच हैविंग सेम वॉल्यूम थ्रू आउट द प्रोसेस, उसको हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस. जिसमें मतलब एक ऐसा चेंज हो रहा हो या ऐसी प्रोसेस हो रही हो जिसमें सिस्टम का वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है. तो हम कह सकते हैं डेल्टा वी इक्वल टू जीरो है, नो चेंज इन वॉल्यूम, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर्मूला में पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. एज वी ऑलरेडी नो Q delta U is equal to Q plus W and W is equal to minus P delta V. Minus P delta V. Since delta V is equal to 0, therefore delta U is equal to Q. इसको हम V से इंडिकेट करते हैं, Q V से, क्योंकि ये एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रोसीड हो रही है, तो हम इसको न्यू सिंबल है जिससे हम इंडिकेट कर देंगे. तो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा U is equal to QV. At constant volume, heat release or absorbed by the system is equal to the change in internal energy of system. तो जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जितनी भी अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज हो रही होगी, जो कि क्यू वी है, ये डेल्टा यू के इक्वल होगी. उस सिस्टम में हीट एनर्जी अगर आप रिलीज कर, सिस्टम से हीट एनर्जी रिलीज होती है या सिस्टम एब्जॉर्ब करता है, तो वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी. क्योंकि वो जो अमाउंट हीट एनर्जी दी जा रही है या उस सिस्टम से रिलीज हो रही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, क्योंकि इस केस में डब्ल्यू यहाँ पर जीरो है. तो यहाँ से एक फॉर्मूला आप जनरेट कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस क्यू बी इज इक्वल टू डेल्टा यू. नेक्स्ट इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस उनको कहते हैं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा. तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उस केस में डेल्टा टी इक्वल टू जीरो ऐसा भी ले सकते हैं. तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि इसमें इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ओवरऑल जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो रही है, टेम्परेचर वाइज स्टेट चेंज नहीं हो रही है. तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर जितना भी हीट रिलीज होगी वो वर्क डन के इक्वल होगी. ठीक, तो इसमें हम फॉर्मूला जो है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो इसको हम डेल्टा यू को तो जीरो लिखेंगे, तो ये इससे लिखा जा सकता है क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू. तो जब डब्ल्यू माइनस है तो इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है, और क्यू प्लस में है इसका मतलब ये है कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है बाय सिस्टम. सिंबल को अगर ऐसे बदल दिया जाए माइनस क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो अब इस केस में प्लस डब्ल्यू हो गया. प्लस डब्ल्यू का मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, और ये जो क्यू अमाउंट एनर्जी है जो कि नेगेटिव में, इसका मतलब हीट एनर्जी सिस्टम से रिलीज हो रही है. तो हम कुछ ऐसा स्टेटमेंट बना सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम, दैट इज प्लस क्यू टी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू. इसका जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम. तो उस केस में क्यू टी इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू. चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पर आते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस. आइसोबैरिक प्रोसेस उन प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द प्रोसेस. तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो उस केस में जो हीट एनर्जी का एक्सचेंज है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसको हम क्यू पी से इंडिकेट करेंगे. Isobaric process are most important process because mostly process in chemistry ये ओपन कंटेनर में होती हैं. और ओपन कंटेनर का मतलब है
तो थ्रू आउट द प्रोसेस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो इसका मतलब आइसोबैरिक मोस्टली प्रोसेस जो है वो आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो इसलिए ये थोड़ी सी हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। अब यहाँ पर हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, एंथैल्पी। एंथैल्पी एक ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग का पूरा नेम है एंथैल्पियन, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है हीट कंटेन। तो एंथैल्पी इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम। तो प्रेशर वॉल्यूम जो वर्क डन है उस इनका प्लस इंटरनल एनर्जी के सम को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी। तो ये एक नया थर्मोडायनामिक फंक्शन है। तो ये इसका बिहेवियर सेम वैसा ही है जैसे इंटरनल एनर्जी का रहता है। इंटरनल एनर्जी से स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट पर डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज पर। इन द सेम वे एंथैल्पी is also a state function which depend on initial and final state of system. Absolute value of enthalpy cannot be determined in the same way जैसे internal energy का था। तो इसमें हम एब्सोल्यूट वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, बट इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एच करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो उसको देखते हैं किस तरीके से करेंगे। हम दो स्टेट कंसिडर कर लेते हैं। सपोज करें एक सिस्टम है जो स्टेट वन में पहले से प्रेजेंट है, उसमें हम कुछ चेंज करते हैं तो स्टेट टू में चला जाता है। तो जब स्टेट चेंज होगा तो जितने भी स्टेट फंक्शन है वो भी चेंज होंगे। तो इंटरनल एनर्जी सपोज कर लीजिए कि एट स्टेट वन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू U1 एंड स्टेट टू U2। वॉल्यूम V1 से V2 हो जाता है। तो जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा, U2 माइनस U1 होगा। एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W होता है। डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W। तो यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है, हमने यहाँ Q के प्लेस पर Q पे ले रहे हैं, क्योंकि हम एक जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वो एक आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो उसका एक सिंबल है, जो हीट एनर्जी का सिंबल है उसको QP से इंडिकेट कर देंगे। एंड W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V होगा। तो यहाँ जब वैल्यू उसकी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पी V2 माइनस P1। इन सभी वेरिएबल्स को थोड़ा सा हम जब रीअरेंज करते हैं, तो ऑन रीअरेंजमेंट ऑफ वेरिएबल्स, तो QP इज इक्वल टू U2 प्लस P V2 माइनस U1 प्लस P V1। राइट। अब एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट जो है, एंथैल्पी की डेफिनेशन अभी जस्ट पहले में पढ़ी। एंथैल्पी हमारा एक टर्म है जिसमें इंटरनल एनर्जी और पीवी वर्क डन का सम होता है। तो H1 इज इक्वल टू U1 प्लस PV1 एंड H2 इज इक्वल टू U2 प्लस PV2। तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू जो पुट करेंगे, तो QP इज इक्वल टू H2 माइनस H1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा H। तो यहाँ से हम एक स्टेटमेंट बना सकते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर जितना भी हीट एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब होगी बाय सिस्टम, तो वो एंथैल्पी चेंज के इक्वल होती है। तो इस बात को थोड़ा याद रखिएगा। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो उस कंडीशन पे जितना भी हीट एनर्जी का एक्सचेंज होगा वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा। एंड जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो जो भी हीट एनर्जी का एक्सचेंज होगा वो एंथैल्पी के इक्वल होगा। तो ये हमारे को यहाँ से एक आउटपुट मिला। सेकंड, जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो इन्हीं की वैल्यूज को पुट करेंगे, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। सिंस डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यूपी प्लस डब्ल्यू होता है, और अभी हमने देखा क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा एच है, तो हम क्यूपी के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, डेल्टा एच पुट कर सकते हैं। ये हो जाएगा प्लस डब्ल्यू, एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे यहाँ, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ से फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। नाउ रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर सिस्टम हैविंग गैस। तो गैसेस सिस्टम के लिए डेल्टा एच एंड डेल्टा यू का क्या रिलेशन होता है उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जो सिस्टम में चेंज हो रहा है वो ए स्टेट टू बी स्टेट, और जब ए स्टेट है तो वहाँ भी गैसियस, हम सपोज करो कोई रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पर हम रिएक्शन में जितने भी गैसियस कंपोनेंट है केवल उनको ही कंसिडर करेंगे, और प्रोडक्ट साइड में भी केवल गैसियस कंपोनेंट है उनको ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ इस बात को याद रखें कि हम आइडियल गैस इक्वेशन लगा रहे हैं, तो ये ओनली फॉर गैसियस सिस्टम के लिए है। तो ए रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट दोनों में केवल गैसियस कंपोनेंट को लिया जाएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर
PV इज इक्वल टू nRT फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। तो स्टेट ए है तो यहाँ पर वॉल्यूम VA होगा एंड स्टेट बी में वॉल्यूम VV रहेगा। Hence, जब रिएक्शन होगी तो नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो जाएंगे, प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम रहेगा, गैस कांस्टेंट सेम रहेगा। तो PVA इज इक्वल टू NART एंड PVV इज इक्वल टू NBRT। तो यहाँ से जब हम PVV माइनस PVA इक्वल करेंगे तो इनको वैल्यू पुट करने पर ये वाला टर्म हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से हम RT को कॉमन ले सकते हैं, NB माइनस NA। तो PVV माइनस VA इज इक्वल टू NB माइनस NART। यहाँ पर चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस कंपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट जो हम करेंगे तो ये हो गया डेल्टा NG। डेल्टा NG इज summation of number of moles of gaseous component in product side minus summation of number of moles of reactant side। तो ये हो गया डेल्टा NG। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NG RT। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो यहाँ से P डेल्टा V की वैल्यू पुट कर सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U फॉर द सिस्टम हैविंग गैसियस कंपोनेंट। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला केवल आपको गैसियस कंपोनेंट के लिए ही अप्लाई करना है। दूसरा केस में क्या कर सकते हैं, जैसे ये जो है इसमें टोटल 3 केस बन सकते हैं। डेल्टा NG, जैसा मैंने बताया केस नंबर 1 में क्या है कि डेल्टा NG की वैल्यू इफ डेल्टा NG इज इक्वल टू 0। डेल्टा NG इज इक्वल टू 0 होने का मतलब ये है कि समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कंपोनेंट इन प्रोडक्ट साइड एंड समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट साइड। जब ये इक्वल होंगे तो डेल्टा NG इक्वल होगा एंड इन दिस केस डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। जो भी एंथैल्पी में चेंज आएगा वो डेल्टा U के इक्वल होगा। सेकेंड केस, इफ डेल्टा NG इज अ पॉजिटिव वैल्यू, ग्रेटर देन 0 मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू, तो ये किस केस में होगा, इफ number of mole of summation of number of moles of gaseous component in product side should be greater than number of moles of gaseous component in reactant side। if delta NG greater than 0 उस केस में डेल्टा H भी डेल्टा U से ग्रेटर होगा। एंड थर्ड एंड लास्ट केस, इफ डेल्टा NG लेसर देन 0 दैट इज ये नेगेटिव वैल्यू होगी, तो इस केस में जो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो लेसर देन होंगे समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस कंपोनेंट इन रिएक्टेंट साइड। तो उस केस में जो एंथैल्पी चेंज होगा वो डेल्टा U से डेफिनेटली कम होगा। तो हम रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा M है ये चीज़ें हम कंक्लूड कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। ये कभी कभी तीनों चीज़ें हैं MCQ टाइप के क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं डायरेक्टली। अब बारी आती है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वाटर वेपर इज assumed to be perfect gas, molar enthalpy change for vaporization of 1 mole of water at 1 bar pressure and 100 degrees Celsius is 41 kilojoule per mole. Calculate internal energy change when 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure and 100 degree Celsius। तो यहाँ हमें पहले तो ये देखना है कि जो क्वेश्चन बोल रहा है आखिरकार वो किसका चेंज करने को बोल रहा है, किस स्टेट से किस स्टेट में जा रहा है। सिंस यहाँ वाटर को वेपोराइज कर रहे हैं तो वाटर का वेपोराइजेशन का मतलब है वाटर के फिजिकल स्टेट लिक्विड स्टेट से गैस में चेंज होगी। अब जो चीज गिवन है एक बार उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर वेपोराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज 41 किलोजूल पर मोल। तो ये इसका मोलर एंथैल्पी मतलब डेल्टा H गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन
है डेल्टा एच। डेल्टा एच इज इक्वल टू 41 किलो जूल पर मोल। दूसरा, इस क्वेश्चन में हमें डेल्टा एच पता है तो डेल्टा यू पूछ रहा है, तो रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू का यूज करेंगे, वहां से डेल्टा यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको याद हो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है, तो पहले हमको डेल्टा एन जी कैलकुलेट करना होगा। डेल्टा एन जी होता है केवल गैसेस कंपोनेंट का डिफरेंस होगा बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो यहाँ गैसेस कंपोनेंट में देखो, प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस कंपोनेंट 1 है, जबकि राइट साइड में कुछ भी नहीं है क्योंकि वो लिक्विड है, गैस नहीं है। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? 1 होगी। ठीक। आर की वैल्यू 8.314 होती है, ये आपको लर्न करनी होगी। जूल पर केल्विन पर मोल इसकी यूनिट होगी। क्वेश्चन में टेम्परेचर गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर को भी हमको कन्वर्ट करना होगा केल्विन में, क्योंकि जब भी डिग्री सेल्सियस में होता है तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। ध्यान रखिएगा, जब भी टेम्परेचर की वैल्यू पुट करनी है तो वो केल्विन में ही पुट करनी है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सीधा सीधा। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। हमको कैलकुलेट करना है डेल्टा ई को, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। 41 माइनस डेल्टा एन जी की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू है 8.314, टेम्परेचर है 373। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो जूल में वैल्यू आएगी, जबकि जो एंथैल्पी है वो किलो जूल में है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम एंथैल्पी को जूल में कन्वर्ट कर लें बाय मल्टीप्लाइंग बाय 1000, या हम जो डेल्टा एन जी आर टी वाला पार्ट है उसमें 1000 का डिवाइड कर दें, तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू जो आएगी 8.314 इंटू 373, तो ये ऑलमोस्ट 3.096 के इक्वल होगी, और जब इसको माइनस करेंगे ये वैल्यू आएगी 37.904, और जो फाइनल आंसर आएगा वो किलो जूल पर मोल में आएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मैं यूनिट पर आपको बहुत फोकस करना है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में यूनिट के मार्क्स स्पेसिफाई रहते हैं, हाफ मार्क्स आपको यूनिट का ही मिलने वाला है। लेकिन आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में फाइट करेंगे तो किलो जूल और जूल, अगर वहाँ जूल में ऑप्शन है तो ये आंसर अलग रहेगा, किलो जूल का आंसर अलग रहेगा। तो यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है इस केस में, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम एब्जॉर्ब 600 जूल हीट एंड वर्क इक्विवेलेंट टू 300 जूल इज डन ऑन इट्स सराउंडिंग। देखो, अभी हम क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन में सिर्फ जो चीज गिवन है ना, केवल उतनी ही चीज को हम लिखेंगे। अभी क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है वो हम बाद में देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है सिस्टम एब्सॉर्ब 600 जूल ऑफ हीट, तो इसका मतलब ये क्यू है, और ये एब्सॉर्ब करता है तो ये प्लस में जाएगा 600 जूल। नेक्स्ट है, इसमें वर्क लिखा हुआ है, वर्क लिखा है 300 जूल। अब डन ऑन इट्स सराउंडिंग, तो कोई सिस्टम अगर वर्क करता है तो सिस्टम वर्क करता है, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, तो सिस्टम के लिए तो बाय हुआ बट सराउंडिंग के लिए ये ऑन हुआ। तो इसलिए जो वर्क डन है वो बाय द सिस्टम है, एंड बाय द सिस्टम के लिए वर्क डन क्या होगा? माइनस होगा। तो ये ऑन और बाय वाला जो चीजें हैं वो आपको देख लेना है कि वर्क डन ऑन सराउंडिंग हो रहा है कि सिस्टम हो रहा है। तो उस केस में डब्ल्यू क्या हो गया? माइनस 300। अब क्वेश्चन आगे पूछता है, व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वेरी सिंपल है, बाय यूजिंग फ्लोट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसमें हम क्या करेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इनकी वैल्यूज को पुट करना है। 600 माइनस 300 इज इक्वल टू 300 जूल। So this is the answer. Third question is, an ideal gas expands against a constant external pressure 2 atm। तो यहाँ हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे और जो चीज गिवन है वो हम वन बाय वन लिखते जाएंगे। प्रेशर गिवन है 2 atm, आगे जो पड़ेगी नोट उसको लिख देंगे। 2 atm फ्रॉम 20 लीटर टू 40 लीटर, तो यूनिट से पता चल रहा है ये वॉल्यूम होगा। तो इनिशियल वॉल्यूम इसका कितना है?
20 लीटर, फाइनल वॉल्यूम इसका है 40 लीटर, V2 is 40 liter and absorb 10 किलोजूल ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ जो सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है वो 10 किलोजूल है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ Q इज इक्वल टू 10,000 जूल। हमने किलो जूल को कन्वर्ट कर लिया है जूल में। अब फॉर्मूला होता है हमारे पास W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है तो ये माइनस में जाएगा। तो माइनस पी की वैल्यू है 2 ATM और चेंज इन वॉल्यूम कितना आया 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 40 लीटर एटीएम। इसकी यूनिट क्या होगी, लीटर एटीएम। लीटर एटीएम को जब हम कन्वर्ट करें जूल में तो एक कन्वर्जन फैक्टर क्वेश्चन में गिवन है 1 ATM लीटर इज इक्वल टू 101.3 जूल। ये एटीएम लीटर भी एक वर्क की या मतलब एनर्जी की यूनिट होती है। तो एटीएम लीटर को जब जूल में कन्वर्ट करते हैं तो ये इसका एक रिलेशन है, ये आपको लर्न करना होगा। तो 40 इंटू 101.3, इसका जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये अप्रोक्सीमेटली 4000 के आसपास आएगा। तो 4052 ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। जूल में जो वर्क डन आ रहा है वो -4052। अब बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q इज इक्वल टू सॉरी डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू ऑलरेडी अभी हमने ऊपर लिखी थी, क्वेश्चन में गिवन है 10,000 माइनस 4052। तो यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी ये आएगी 5948 जूल। और ये वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी। क्वेश्चन में अलग पूछा नहीं है, फिर भी अगर क्वेश्चन चाहता पूछ सकता था कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो लेक्चर नंबर 4 को हम एक फाइनलाइज करते हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम टोटल 4 टॉपिक्स को डिस्कस किया था। कंक्लूजन ऑफ फ्लोट्स, जिसमें हमने एंथैल्पी को देखा एंड रिलेशन बिटवीन डेल्टा यू एंड डेल्टा एच। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT वाला जो फॉर्मूला उसको ड्राइव किया। लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी। तो ये आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन है। यहाँ पर टोटल 4 MCQ क्वेश्चन है। असरसर रीजनिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो थैंक यू वेरी मच। लेक्चर